लेकिन हमने देखा है कि अभी कर्नाटक जैसे राज्यों में उनके सारे गणित फेल हो गए हैं। पिछले चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 65 पार और हम 68 पार से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, तभी वो 50 सीट कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी विधानसभा में उनकी गिनती केवल 13 की है। दहाई तक भी वो पहुंच जाएं तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को ये समझ लेना बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। 90 विधानसभाओं की समीक्षा करने के लिए, वहां की स्थिति की जानकारी लेने के लिए प्रदेश से देश के 90 विधायक आकर 7 दिन रहेंगे और वो सभी विधानसभाओं की समीक्षा कर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेश बघेल के कद का, उनकी योजनाओं के टक्कर का, उनके व्यक्तित्व के बराबर का कोई भी नेता नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे रणनीति बनाने के लिए अमित शाह और तमाम केंद्रीय नेताओं को भेजती है, चुनाव अभियान समिति का प्रभारी भी बाहर के नेताओं को बुलाती है, और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि विधानसभाओं में भी इंचार्ज बाहर के नेताओं को बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा चुनाव की उस बिसात पर आधारित है जिसमें हम देख रहे हैं कि रणनीतियां पल पल बदल रही हैं। बीजेपी लगातार प्रयोग कर रही है और प्रयोग की बातें जब सामने आती हैं तो ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ को संभालने गुजरात और महाराष्ट्र से विधायकों को यहां भेजा जा रहा है ताकि वो फोकस कर सके विधानसभाओं पर। हम पहले देख रहे थे कि सरकार टारगेट थी, मुख्यमंत्री टारगेट थे, लेकिन अब टारगेट बदला है और एक एक विधायक अब टारगेट बन गया है बीजेपी का। ऐसे में बदली हुई ये रणनीति कितनी कामयाब होगी और इस तरीके की रणनीति से क्या बीजेपी को सफलता मिलेगी? 50 सीटें तो उन्होंने चिन्हित कर ली है जहां पर उनको जीत की ज्यादा संभावना दिख रही है, उसके बाद की सीटों पर फोकस उन्होंने बढ़ा दिया है। क्या बीजेपी की रणनीति और इसका क्या जवाब है, एक एक करके इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेज तर्रार नेता सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को जल्दी से शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने पहले बताया कि रणनीतियां बाहर आ रही हैं, जानकारियां मिल रही है, बीजेपी के विधायकों की लिस्ट बन रही है, गुजरात और महाराष्ट्र के विधायकों को काम बांट दिया गया है, वो आएंगे, 2 सप्ताह रहेंगे। टारगेट होगा उस विधानसभा के स्थानीय मुद्दों को फोकस करना और वहां पर चुनावी रणनीति बनाना। कितना कारगर होगा, हम पहले बीजेपी से समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। चौहान जी, आपके स्थानीय स्तर पर इतना अच्छा काम चल रहा था, नेताओं की लंबी फौज है, रमन सिंह का काम है, फिर भी बाहर के नेताओं पर आप लोगों की निर्भरता? ये निर्भरता नहीं है तिवारी जी, इसको अच्छा काम जो चल रहा था, आपने खुद बोला, तो उसे बहुत अच्छा काम करने की जरूरत होती है। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो निरंतर अपना प्रोग्रेस करता रहे, अपनी बातों को और अच्छी ढंग से पेश करता रहे, अपने कामों को और अच्छी प्रोग्रेस लाता रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है 18 करोड़ के साथ, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ, तो इस वजह से है जो 2 सीटों से लेकर 302 सीटों तक आती है, वो इस वजह से है कि वो धरातल की जो चीजें हैं और वो शीर्ष तक पहुंचाती है और शीर्ष की चीजें हैं वो धरातल तक पहुंचाती है। ये कनेक्शन है। ये हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी इस पैटर्न से काम करती है। और रही बात जो बाहर के नेता आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, तो हम बाहर के नहीं समझते। यही तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है कि वो तेरा और मेरा करती है, तुम्हारा करती है, और हम सिर्फ और सिर्फ हमारा करते हैं। हमारे लिए छत्तीसगढ़ भी एक ही है, महाराष्ट्र भी एक ही है, गुजरात भी एक ही है, हर स्टेट एक ही है, पूरा भारत एक ही है। क्यों? क्योंकि हम सत्ता के लिए नहीं, सत्ता मिशन के लिए हम सत्ता पाते हैं, और इनका मिशन ही सत्ता पाना है कांग्रेस पार्टी का। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और कैडर बेस्ड पार्टी उसको बोला जाता है जो एक विचारधारा के लिए, जो एक मिशन के लिए
जो इसकी विचारधारा ही सब कुछ है, उसके लिए टीम वर्क किया जाता है, पूरा समूह जो है वो उस पर लग जाता है। सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता में नहीं लगता, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के उत्थान के लिए लगता है। जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेके, उस विचारधारा के लिए ही जो भी आता है यहां पर और जो यहां से जाता भी है, वो सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के लिए जाता है। वो ये भी चाहता है कि छत्तीसगढ़ में वैसा ही विकास होना चाहिए जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में। वो ये भी चाहता है कि जो आज जो छत्तीसगढ़ जो जिस गर्त में डूबा हुआ है वो उससे उभर सके। वो ये भी चाहता है, वो ये भी चाहता है कि अंत्योदय तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए, सरकारी जो आदेश है, जो सरकारी जो सुविधाएं वो क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए। और वो ये भी चाहता है कि जागरूक हो इंसान, कि वो सच को सच और झूठ को झूठ समझ सके। बिल्कुल ठीक है। भाजपा अपने स्तर पर अपनी जीत की तैयारी कर रही है और हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपनी जीत की बेहतर से बेहतर रणनीति बनाए और इसी रणनीति के तहत ये सारी कवायतें हो रही है। कांग्रेस क्या सोचती है, अब उनकी ओर रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, फोकस जो है वो मुख्यमंत्री से, सरकार से हटाकर बीजेपी विधायकों पे कर रही है, जहां पर आपकी कमजोर कड़ी है, कमजोर नब्ज को पकड़ रही है बीजेपी। कैसे देंगे जवाब? मोहन भाई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत है वो अब इनके जुबान पर आने लगा है। भूपेश सरकार में जो समृद्धि, सुशासन और सामाजिक न्याय का मॉडल पूरे देश में स्थापित हुआ है, अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी ये मान चुका है कि भूपेश सरकार का जो है, भूपेश बघेल की फेस वैल्यू, उनके किए गए काम का जो जनता पर मुहर लगा है, जो जनता के बीच में उनकी छवि बनी है और जो भरोसा दिनों दिन भूपेश सरकार पर बढ़ रहा है, उसका तोड़ भाजपा के पास नहीं है। और ये अभी बात कर रहे थे कि बाहर के लोग जो हैं हम बाहरी नहीं मानते हैं, तो ये बताए, अब इनको तो जो है 15 साल सरकार में प्रमुख पद पर रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, रमन सिंह जी, मूरत, अमर अग्रवाल, तमाम नेता हैं, गौरी शंकर अग्रवाल से लेकर राम विचार नेताम और सबसे बड़े आदिवासी नेता ननकी राम कंवर, जिनको इन्होंने किनारे कर दिया है। ये मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सुन लीजिए क्या? नहीं, ये गलत बात है। क्यों सुनूं? गलत बात को क्यों सुनूं मैं? सुन लीजिए, चुनाव समिति जो होती है, क्या छत्तीसगढ़ के ये नेता नहीं है? ये मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए आज की ये छत्तीसगढ़ के नेता हैं कि नहीं है? आप मेरे को सिर्फ ये बताइए। ये अधिनायक बात है। संविधान हमारे को ये इजाजत देता है, संविधान ने हमारे को इजाजत देता है। और दूसरी बात, आपने कैसे बोल दिया कि छत्तीसगढ़ के नेता नहीं है? हम नहीं है बोलता हूँ। एक एक करके मैं दूंगा। चौहान जी, ठीक है चौहान जी, समय। सोनिया गांधी हिंदुस्तान की है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हो, क्या सोनिया गांधी यहाँ की है? ठीक है, एक एक करके चौहान जी समय दूंगा मैं आपको। ठीक है, बाहर के नहीं है, ठीक है, देश के ही है। ठीक है, मुद्दा नहीं रहता, ठीक है, उसके बाद जब इनके पास कोई फैक्ट नहीं रहता, ठीक है चौहान जी, सोनिया गांधी कौन है? पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, वो पॉइंट अपना क्लियर कर रहे हैं। वर्मा जी पॉइंट क्लियर करते हुए बता दीजिए। ठीक है, कोई बाहर का नहीं है, देश के हैं सब। ठीक, आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव, ये चुप हो जाइए जी। ठीक है, वर्मा जी बात रखिए, बात। हाँ, छत्तीसगढ़ के भाजपाई 56 लाख 20 साल कार्यकर्ता होने का दावा किया था। वोट कितना मिला उनको पूछिए, 1 लाख से भी कम। 9 लाख कार्यकर्ता, उनके घर के लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, उनका भरोसा ये नहीं ले पाए। तो आज तो भरोसे के संकट से जो भाजपा इस कदर जूझ रहे हैं कि चुनाव समिति, विधानसभा चुनाव में यह परंपरा रही है मोहन भाई कि प्रदेश के नेतृत्व को उसका प्रभार सौंपा जाता है। ठीक है जी। ओम माथुर आएंगे जिनकी राजस्थान में अपने प्रदेश में कुछ फर्क नहीं है, वो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया वो सब प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन भरोसा उनमें से किसी पर नहीं है। जिस प्रकार से पिछले 4 साल में भाजपा ने 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, आधा दर्जन प्रभारी आ गए, नेता प्रतिपक्ष भी बदले, लेकिन जो भरोसे का संकट है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 15 साल ये अपने नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटते रहे। तो विश्वसनीयता का जो संकट है भाजपा में यथावत जारी है और भूपेश सरकार पर जो भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में 5 चुनाव हुए विधानसभा के, नगरीय निकाय चुनाव हुए, 14 बड़े नगर निगम है, भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। पंचायती राज चुनाव में जो परिणाम आए
कहाँ पर है भाजपा? तो इनका शीर्ष नेतृत्व भी यह मान चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो आम छत्तीसगढ़िया को केंद्र में रखकर जो भूपेश बघेल 53 से ज्यादा योजनाएं अपने संसाधनों से चला रही है, उसके सामने भाजपा की जो विश्वसनीयता है पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब तो यह भी बात आ रही है कि 6 सांसदों को ये विधानसभा लड़ाएंगे। जब छत्तीसगढ़ के हक के विषय में विधानसभा लोकसभा में बात रखनी होती थी तो चाहे 67,000 ट्रेन रद्द होने की बात हो पिछले 3 साल में, या बिलासपुर एयरपोर्ट से हवाई सेवा की बात हो, भाजपा के सांसद जो हैं अपनी भूमिका वहां निभाने में नाकाम रहे। अब ये कह रहे हैं कि उनको विधानसभा लड़ाएंगे। तो मूल संकट भाजपा में विश्वसनीयता का है। छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल इनके कुशासन और वादाखिलाफी को भोगी है, अब इन पर भरोसा नहीं करेगी और इनका शीर्ष नेतृत्व भी यह जान चुका है। और मोदी शाह के चेहरे पर यह चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के बाद में वो भी साफ हो गया कि देश की जनता अब उनके चेहरे पर भी भरोसा नहीं करेगी। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, 3200 दिन से ज्यादा हो गए। बेरोजगारी 200 करोड़ रोजगार हर साल का वादा था, या उल्टे बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेच के सरकारी नौकरी के युवाओं के रोजगार के अधिकार को बेच रहे हैं। ठीक है, वह वर्मा जी का पॉइंट आ गया है। वर्मा जी आपकी बातों का जवाब देंगे चौहान जी, फिर अनिल जी के पास जाऊंगा क्योंकि क्विक रिएक्शन चाहिए हमें। वर्मा जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई आप लोग स्थानीय नेताओं पर निर्भरता कम क्यों कर रहे हैं, बाहरी नेताओं पर निर्भरता ज्यादा क्यों हो रही है? बाहरी अंदरी की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ के नेता और छत्तीसगढ़ के बाहर के नेता, इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं तिवारी जी कि बाहर के जो हमारे नेता आ रहे हैं जिसको हम बाहर का नहीं मानते हैं, हम एक मिशन के लिए हैं। दूसरी बात यह है वो देने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए आ रहे हैं, कुछ लेने नहीं आ रहे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या केटी तुलसी छत्तीसगढ़िया है? क्या राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़िया है? क्या रंजन छत्तीसगढ़िया है? ये इनके जो दूसरे स्टेट के हैं वो सिर्फ लेने आते हैं। यहां पर अधिवेशन होता है और एक भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपका एक भी छत्तीसगढ़ का जो पदाधिकारी नहीं बनता है। वो क्या है? आप सिर्फ लेने आते हो और आपकी पार्टी ने कुछ दिया भी है वो देना जानती ही नहीं है। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं तिवारी जी कि इसीलिए कमीशन पे बुला रहे हैं नारायण राणे, अजीत पवार, छगन भुजबल, ये कमीशन किसी मिशन को नहीं है। ये अडानी के दलाल की भूमिका में इनका एक बार भी केंद्र में इनका एक बार भी पूर्ण बहुमत। ठीक है, आएंगे ठीक है, आएंगे इस मुद्दे पर, लेकिन पहले एक टिप्पणी अनिल जी की ले लेते हैं, वो इंतजार भी कर रहे हैं। अनिल जी, रणनीतियां आप देख रहे हैं, कांग्रेस को भरोसा भूपेश पर, बीजेपी को भरोसा अपने संगठन पर, संगठन ने रणनीति बनाई, बाहर से नेता आएंगे, बैठेंगे एक विधानसभा में, 90 विधानसभा 90 विधायक, इसका असर पड़ेगा। किस तरीके की रणनीति है बीजेपी की, इसको कैसे देखते हैं आप? मोहन, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए मोहन, ऐसा है कि चुनाव की रणनीति तो दोनों ही राजनीतिक दल बनाएंगे ही। अब 2 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में और इसलिए साम दाम भेद के देखते हुए दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बाहर से नेता क्यों लाए जाते हैं, और ये दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। भाजपा कर रही है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में भी आप देख लीजिए, प्रदेश प्रभारी आई बाहर से, संयोजक आए बाहर से, पर्यवेक्षक बाहर से लाए जा रहे हैं। तो इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि चुनाव की रणनीति बना करके चुनाव को जीता जा सके। जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ जुड़ी होती है। इसलिए कांग्रेस भी बाहर के नेताओं को लाती है और बीजेपी भी ला रही है। जहां तक अभी जो सवाल है ये मुद्दे का है कि गुजरात से विधायक क्यों आ रहे हैं, वो यहाँ चुनाव प्रचार क्यों करेंगे, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। और सवाल यह है कि जो पार्टी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और सदस्य होने का दावा करती है, उसे छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए बाहर के विधायक क्यों लाने पड़ रहे हैं? और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं ऐसा नहीं है, राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। तो बीजेपी का अपना एक संगठन और एक ढांचा है, उसका अपना एक केडर है जो उसे चुनाव जिताने में मदद करता है। और ये गुजरात से विधायक लाए जाते हैं, प्रदेश प्रभारी भी लाए जाते हैं, और भी दूसरे पदाधिकारी आएंगे। अभी मैंने सुना कि मीडिया की टीम भी आने वाली है। तो इसलिए ये क्यों लाए जा रहे हैं, इस पर
मुझे लग रहा है लड़ना या बहस करना बेमानी है। सवाल यह है कि इसके सामने सवाल कौन कौन से खड़े हैं। जो बीजेपी प्रतिपक्ष में है, सवाल यह है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी किस तरह की है, अंदर ही अंदर संगठन के अंदर है। कांग्रेस में तो है ही, खैर सरकार में है, वो लोग 4.5-5 साल से सरकार में है, स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होगी। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसमें सवाल जो मुख्य सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कार्यकर्ता नाराज है, क्या कार्यकर्ता निकलना नहीं चाहता, आप कॉर्पोरेट की लॉबी ला करके आप क्यों यहां पर काम लिया जा रहा है, उनसे पैड वर्कर के मार्फत काम लिया जा रहा है, फिर आप बड़े नेताओं को बाहर से ला रहे हैं, तो क्या स्थानीय नेताओं के बीच अकाल पड़ गया है? तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने यह प्रयोग सिर्फ छत्तीसगढ़ में किया है, दूसरे राज्यों में भी किया है। कहीं पर उन्होंने चुनाव जीते हैं, कहीं पर वो हारे हैं, लेकिन इसके माइनस प्लस दोनों होते हैं। बाहर का नेता या बाहर का कार्यकर्ता जब छत्तीसगढ़ में आएगा या किसी जगह आकर के बैठता है, तो वो राग द्वेष से विपरीत होकर काम करता है। वो ये नहीं देखता कि वो किस खेमे का है, उसके लिए सिर्फ एक पार्टी का निशान और पार्टी का झंडा होता है, जिसके लिए उसे प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो इस इलाके में नए चेहरे के तौर पर घूमता है, ताकि उससे सब लोग मिलते जुलते हैं, वो अच्छे से फीडबैक दे सकता है। आप स्थानीय कार्यकर्ता से बात करेंगे, स्थानीय नेताओं को लगाएंगे, तो उनका राग द्वेष होगा, पक्ष विपक्ष होगा, लाभ हानि होगा, जय पराजय की चिंता होगी। लेकिन जो बाहर का नेता आता है, चाहे वो कांग्रेस में आए चाहे बीजेपी में, वो इन सभी द्वंद्व से मुक्त होकर के पार्टी के लिए काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब अभी हाल ही में पर्यवेक्षक नियुक्त किए कांग्रेस ने, वे भी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के लिए ये गलत फैसला है या पार्टी गलत कदम उठा रही है। दोनों ही राजनीतिक दल इस तरह के काम कर रहे हैं, दो नेताओं को लाए रहे हैं। अब यहाँ पर बाहर से नेता आएंगे रैली करने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि वो क्यों होते हैं, बाहर से रैली करने के लिए क्यों आ रहे हैं, क्यों यहाँ पर संबोधित करने आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये इस तरह की बातें करना बेमानी है। सवाल यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल ऐसे नेताओं को किस लिए बुला रहे हैं, उसका फायदा उनको किस लिए होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है वर्मा जी, बिल्कुल हम इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे कि चलिए बाहरी अंदरी को छोड़ते हैं, रणनीतियों को देखिए। बीजेपी की रणनीति कैसे अब केंद्रित हो रही है विधानसभाओं के स्तर पर। वो एक एक विधानसभा को टारगेट कर रहे हैं कि इस विधानसभा में फलाना विधायक है, तो उसका जवाब देने के लिए हमारे फलाना स्थानीय नेता और उसके साथ एक जो है बाहर से आए हुए नेता मिलकर काम करेंगे तो उसे हरा सकते हैं। रणनीति मैन टू मैन मार्किंग की हो रही है, रणनीति बीजेपी ने बदली है, इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? मोहन भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात कही वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी ने। पहले भी आते रहे, ये परंपरा रही है, बाहर के नेता कार्यकर्ता प्रदेश में जहां पर चुनाव होता है वहां पर आते हैं, लेकिन उनकी भूमिका क्या होती है? बड़े नेता जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में आते हैं और बाकी नेता जो है वो सहयोगी की भूमिका में होते हैं। लेकिन जो मूल बात इस बार देखने में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, वो सहयोगी की भूमिका में नहीं, प्रभारी की भूमिका में आ रहे हैं। जैसा कि पहले भी रहा है, हर पार्टी में होता है कि जो प्रभारी प्रदेश प्रभारी होते हैं वो दूसरे प्रदेशों के से आते हैं और स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, उसके वो भी जो है वो बड़े नेताओं के अधीन होती है, उसके अंतर्गत जो है प्रदेश के संगठन के प्रमुख होते हैं। तो वो परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी? आपने सवाल पूछा था, उसका यह जवाब नहीं देंगे कि बाहर के नेता की भूमिका यहाँ पर यहाँ के नेताओं के ऊपर क्यों, और यहाँ की जो चुनाव समिति है वो पूरी तरह से बाहरी नेताओं के भरोसे क्यों? हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा, कांग्रेस संगठन में भी चुनाव कमेटी बनी है, उसमें अध्यक्ष कौन है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी। उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सदस्य हैं, उप मुख्यमंत्री भी सदस्य हैं, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी सदस्य हैं। तो ये परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार के द्वारा किए जा रहे काम को लेकर इनके पास कोई मुकाबला नहीं है, ये मुकाबले में नहीं है। और हमारे यहाँ तो 90 विधानसभा पहले से ही फोकस में है, संकल्प शिविर लगातार लग रहे हैं, सभी विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कदम का जवाब क्या है? जवाब क्या है? वो फोकस कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो सबको ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर आप लोगों का क्या जवाब रहेगा? मोहन भाई, इनके कार्यकर्ता ही जवाब देंगे उनको। जो अधिनायकवाद भाजपा में है, जो कारपोरेट कल्चर जिसकी बात अनिल द्विवेदी जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार है, इनके यहाँ तो मीडिया का काम भी निजी कंपनियां, सूर्या फाउंडेशन जैसे लोग आके करते हैं। तो इनके यहाँ कार्यकर्ता और नेता की कोई अहमियत नहीं है। चंद पूंजीपति इनके पार्टी चलाते हैं और उनके चंदे के भरोसे में ये पेड वर्कर के माध्यम से और बाहरी लोगों के माध्यम से विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। यहाँ पर जो कल्चर रहा है, जो आम चुनाव लोकसभा के होते हैं उसमें अलग मुद्दे होते हैं, अलग विषय होते हैं,
विधानसभा चुनाव के अलग होते हैं, स्थानीय निकाय के, पंचायत और नगरीय निकाय के अलग होते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद जब निगम चुनाव हुआ, उसमें भी मोदी जी के चेहरे पर, तो जहां भी चुनाव होता है मोदी जी के चेहरे और कारपोरेट के कर्मचारी और IT सेल के पेड वर्कर उन्हीं के देंगे जवाब, इनको स्वयं जवाब देंगे। ठीक है। ये तो कांग्रेस आप लोगों की इन तैयारियों का कोई असर होने की नहीं बात कह रही है, लेकिन एक बात उन्होंने, वर्मा जी ने महत्वपूर्ण कही कि कई बार रणनीति हम बनाते हैं वो बैक फायर कर जाती है। क्या ऐसे दूसरे प्रदेश के विधायकों को लाने से फायदा होगा, या ये बैक फायर भी कर जाएगा कि भाई अचानक से आए, उनको समझने में टाइम लगा, उनके आने से और चीजें बिगड़ गई? ऐसा तो नहीं है चौहान तिवारी जी, हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हमारे को हमारा मिशन पूरा करना है। मिशन क्या है? हमारी विचारधारा की पूर्ति। इसीलिए हम सत्ता में आना चाहते हैं, इसीलिए हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसके थ्रू, सत्ता के थ्रू हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। अभी चंदे चंदे की बात बोल रहे थे, अरे आपका नाम ही ATM पड़ गया है, मालूम है आपको? पूरे भारत में ATM के नाम से आप जाने जाते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री जाते हैं, आसाम जाते हैं, UP जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो क्या उनकी जरूरत पड़ती है उनको? किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? जिसको हिंदी बोलने नहीं आती है, उसको बुलाएंगे। जो लोग संदेश अपने मोबाइल को देख के बोलता है, उसको बुलाएंगे। जिसकी धोती खुल जाती है, उसको बुलाएंगे। जिसको आज तक पार्षद की टिकट नहीं मिली है, क्या उसको बुलाएंगे? आप किसी को बुला नहीं सकते। और यही हाल, इसीलिए आप लोग का, आप लोकसभा में 50 सीटों में सिमट गए, इसीलिए आप राज्यसभा में 29 सीटों में सिमट गए। इसीलिए आप पूरे देश के MLA में 725 MLA में सिमट गए। इसीलिए आप लूटने 2014 में 9 राज्यों में आपकी सरकार थी, आज 4 राज्यों में रह रही है। इसीलिए आपका कोई अस्तित्व खत्म हो चुका है। इसीलिए आप लोग जो है पिछले 30 सालों में जो आपके जो नेता है वो छोड़ के नहीं गए, पिछले 30 सालों की समृद्धि, इसीलिए राज्य की सरकार बनाते हैं वहां पर गिर जाती है। ठीक है, चलिए चौहान जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। अब चलिए थोड़ा सा चर्चा को मैं दूसरी तरफ भी लेके चलता हूं, क्योंकि ये लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, ब्लूप्रिंट से जुड़ा हुआ है, रणनीति के। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, एक बात खास तौर पर चिन्हित कर रही है भाजपा की, 18 में जो लहर थी उसके बावजूद 50 सीटें उन्होंने ऐसी निकाल ली है जिस पर कम अंतरों से भाजपा हारी थी। अब ये 50 सीट वो जीतने का विश्वास जता रही है कि ये 50 सीट जिसमें हम हारे थे कम अंतर से वो जीतेंगे, और ये 14 सीटें जो पहले जीती हुई है वो जीतेंगे। तो इस तरीके से वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और इसीलिए ये बाहरी सारे मतलब नेताओं की जमावट हो रही है। आप इस रणनीति को कितना सफल देखते हैं बीजेपी के? देखिए मोहन जी, पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि भाजपा के प्रवक्ता को बुरा नहीं लगा हो, मैंने कॉर्पोरेट कल्चर का उनके इल्जाम नहीं लगाया। मैंने ये कहा है कि बाहर से अगर प्रोफेशनल लोग लाए जाते हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, तो वो बुरा नहीं है, उसके भी रिजल्ट मिलते हैं। ये मेरा क्लैरिफिकेशन है। दूसरी बात, जो सवाल आपने उठाया, आपने कहा कि जो सीटों पे कम वोट से जीतते हैं या हारते हैं उसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी होती है, और इसलिए बाहर के नेताओं को क्यों बिठाया जाता है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं होती है, विपक्ष के खिलाफ भी होती है। ऐसे बहुत से विधायक होंगे जो 3 बार 4 बार 5 बार से जीत रहे हैं, जनता उन्हें देख देख के ऊब गई है, या फिर वो काम अच्छा नहीं कर रहे होंगे, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो एंटी इनकम्बेंसी उन प्रत्याशियों के लिए भी है। इसलिए बीजेपी के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसलिए बीजेपी जब बाहर के नेताओं को ला करके उतारती है तो वो इस एंटी इनकम्बेंसी को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं और पार्टी को बताते हैं। मैं राग द्वेष, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि राग द्वेष, लाभ हानि के बगैर वे सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को दे देते हैं, ताकि उसके हिसाब से फिर पार्टी कदम उठाती है। क्योंकि चुनाव में मात्र 10-15 दिन का वक्त होता है जब आप ये चीजें करके आप चुनाव जीत सकते हैं। तो ये चीजें, तो जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के विधायकों के लिए होगी या फिर जो नए चेहरे पार्टी उतारेगी, उनका जो इलाका है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर किस तरह की पार्टी को लेकर के नाराजगी है, कार्यकर्ता क्यों काम नहीं कर रहा है, वहां पर तन मन धन से किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है।
तो जब आप पुराने कार्यकर्ता का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ राग द्वेष जुड़ा होता है, उसके साथ उसके नेता का। तो ये बाहर से आने वाले 2 सप्ताह में क्या सारी चीजें समझ जाएंगे? 2 सप्ताह कम समय है। नहीं समझ जाएंगे नहीं, लेकिन एक वो चूंकि अनुभवी होते हैं, वहां का भी विधायक अगर होगा तो वो भी तो जानता होगा ना कितने वोटर होंगे, कौन से जाति के वोटर होंगे, उसका फायदा कैसे मिल सकता है, क्योंकि वो चुनाव जीत करके आए हैं। इसलिए उस स्ट्रेटजी का फायदा पार्टी यहां पर उठाती है, क्योंकि लगभग देखिए चुनाव लड़ने का एक सूत्र तो पूरे देश में एक जैसा ही है, चाहे वो राजस्थान की कोई विधानसभा हो, चाहे वो रायपुर की विधानसभा, छत्तीसगढ़ की कोई विधानसभा हो, चुनाव लड़ने का पैटर्न तो लगभग एक जैसा ही होता है ना। ये ठीक है कि स्थानीय वोटर क्या होते हैं, जातिगत आधार क्या है, धार्मिकगत आधार क्या है, इसको लेकर के पार्टी पहले से ही मेहनत कर लेती है। लेकिन मैंने कहा कि पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर जो नाराजगी होती है, वो नाराजगी चुनाव पर भारी न पड़ जाए, उसके चलते प्रत्याशी हार न जाए, इसलिए उस नाराजगी को खत्म करने के लिए बाहर के लोगों को लाकर के बिठाया जाता है। ये रणनीति कई बार इफेक्टिव होती है और कई बार इसे सफल भी देखा गया। 30 सेकंड में दोनों प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले चौहान जी, ये इफेक्टिव भी हो सकता है और कई बार इसे असफल होते हुए देखा गया है, बताइए। टेक्निक्स जो रहती है ना, वो ट्रेंड को हरा देती है तिवारी जी, और इसी टेक्निक्स के सहारे हम 2 से 302 में आए हैं। और जिस रास्ते में कांग्रेस चल रही है वो 400 से 50 सीटों में आ गई है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, जब चुनाव होता है, तो वो क्यों जाते हैं? क्या वो उनकी जरूरत पड़ती है? क्या उनके भरोसे रहते हैं वो? ठीक है, जवाब ले लेते हो वर्मा जी। ट्रेंड के ऊपर टेक्निक भारी पड़ती है और नई टेक्निक के साथ उतरी है भाजपा। जल्दी जवाब दे दीजिए फिर। मोहन भाई, असलियत यह है कि मोदी साहब के अधिनायकवाद से भाजपा के कार्यकर्ता भी त्रस्त हैं और मायूस हैं। और जिस प्रकार से पिछले चुनाव में अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में भाजपाइयों को 65+ का नारा दिया था, जीते 13 तो 50 में हम अंदाजा लगा लीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि ये बात कर रहे हैं, 3 आपने राज्यसभा सांसद बाहर से बुला लिए, और जब बाहर से यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए आ रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द दे रहा है। मुख्यमंत्री उनको न कोई क्षेत्रीय प्रभार है, न कोई कार्यकारी प्रभार, न उनको चुनाव में पूछा जाता है। तो इनके नेता, इनके मोदी साहब तो भाजपाइयों को, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को निकम्मा घोषित कर दिए हैं। पिछले बार लोकसभा में टिकट काटा सकता, आप बोल रहे हैं विधानसभा में काटेंगे, इसी वजह से बाहर से राज्यसभा सांसद लाए जाते हैं। ठीक है, समय की कमी है ज्यादा। ठीक है, इस चर्चा को हम यही खत्म करेंगे। लेकिन एक बात इस चर्चा में सामने आई है कि रणनीति अपनी जगह है, जवाब भी उसका अपनी जगह है, और कोशिशें दोनों तरफ से उतनी ही चल रही है जो दोनों ही पार्टियां करती है। कितनी सफल होगी ये जनता तय करेगी, लेकिन समय कम होने के कारण ये चर्चा को हम यही खत्म करेंगे। हमारे साथ चौहान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र वर्मा जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ रखे अपनी राय, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।